हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेड और यूजीसी एंटी नेट क्वालिफाइड हूँ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, वो कि बहुत काम आने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हम 6 यूनिट और 7 यूनिट पूरी कर चुके हैं जो उपन्यास और कहानी की है। अब मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिट 3, जिसमें कि लक्षण है, काव्य का लक्षण और उसकी परिभाषा है और वो कैसी हो। और ये पाश्चात्य शास्त्र में और संस्कृत आचार्य और आधुनिक काव्य शास्त्र, इन तीनों में इसका बताया गया है कि लक्षण का क्या अर्थ है और इसकी परिभाषा क्या है। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपका चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है आपके सिलेबस में इकाई 3 है और इसमें सबसे पहला है लक्षण का लक्षण, अर्थात परिभाषा कैसी हो। काव्य का लक्षण इसमें बताया गया है। जो काव्य की परिभाषा है लक्षण की, काव्य के लक्षण की परिभाषा उसमें है कि किसी वस्तु अथवा विषय के असाधारण अर्थात विशेष धर्म का कथन करना उसका लक्षण कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, इसका ये मैं आपको बता देती हूँ जूम करके, इसकी परिभाषा है ये। और वैसे मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी फ्रेंड इसकी, आप पीडीएफ में से पढ़ लेना। बाकी मैं मेन समझा देती हूँ आपको। ये इसकी परिभाषा है, या पढ़ लेना। किसी वस्तु अथवा विषय के असाधारण अर्थात विशेष धर्म का कथन करना उसका लक्षण कहलाता है। लक्षण निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखना अनिवार्य है कि उसमें विवेच्य विषय वस्तु का ऐसा विशिष्ट गुण निर्दिष्ट किया जाए जो केवल उसी पदार्थ में विद्वान हो। और लक्षण के फ्रेंड 2 है। लक्षण के 2 प्रकार है, एक स्वरूप लक्षण है और एक तटस्थ लक्षण है। ओके फ्रेंड्स, ये है। अब इसके बारे में बताया गया है कि लक्षण का जो प्रमुख प्रयोजन होता है वो क्या होता है। समान जातीय तथा विषम जातीय अन्य पदार्थों से विभेद करना अथवा व्यवहार का परिवर्तन कराना स्वरूप लक्षण होता है। स्वरूप लक्षण में वस्तु के स्वरूप में अंतर्भूत मूल गुण का उल्लेख होता है। और तटस्थ लक्षण में अब आपको फ्रेंड बता दिया गया है कि स्वरूप लक्षण में क्या होता है और तटस्थ में क्या होता है। तटस्थ लक्षण में इतर व्यावर्तक धर्म का भारतीय आचार्यों ने सूक्ष्म और अतीन्द्रिय विषयों की विवेचना जैसे ब्रह्म विद्या जैसे विषय में लक्षण विधियों का प्रयोग किया है। भारतीय दर्शन में विषयों की विवेचना जैसे ब्रह्म विद्या जैसे विषय में लक्षण विधियों का प्रयोग किया है। भारतीय दर्शन में सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म जैसे सूत्र वाक्यों में ब्रह्म का स्वरूप लक्षण निर्धारित किया गया है। तो जन्माधस्यम यतः आदि सूत्रों में उसके तटस्थ लक्षण का विवेचना की गई है। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों लक्षण है काव्य के, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। लक्षण के 2 प्रकार होते हैं, ये नोट कर लीजिए। 2 प्रकार लक्षण के, एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं हम। अब ये आगे खुद पढ़ लेना फ्रेंड्स आप, मैं आपको बता देती हूँ। मैं मेन बत कराऊंगी क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है इससे। ये आप पीडीएफ में पढ़ लेना। और इसका निष्कर्ष थोड़ा बता देती हूँ। अर्थ अमित अति आखर धोरे, थोड़े शब्दों में अपार अर्थ, मतलब कि थोड़ा कहने से ही जिससे कि अपार अर्थ का ग्रहण करें हम, जो पाठक है, का गुण अर्थात सूत्रबद्धता का गुण ही लक्षण की शक्ति है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया इसका। अब ये मैं आपको पीडीएफ पे दे दूंगी, आप पीडीएफ पे सारा पढ़ लेना। मैं मेन कराती हूँ आपको। ये नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, जिसमें कि है ये बताया गया है कि काव्य लक्षण की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, काव्य लक्षण का आधार, विद्वानों के अभिमतों की समीक्षा तथा लक्षण की शक्ति एवं सीमा का निर्धारण। संस्कृत काव्य शास्त्र की आचार्य परंपरा बहुत विस्तृत है, इसलिए विवेचन के लिए प्रमुख आचार्यों की काव्य लक्षणों पर ही विचार किया जाएगा। अब इसमें फ्रेंड्स बताया गया कि संस्कृत के आचार्य जो उसका बहुत ज़्यादा सिलेबस, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनका विचार है, तो उसमें बताया गया जैसे कि संस्कृत काव्य है, भामा है, ढंडी है, वामन है। तो इनके बारे में इनकी जो इन्होंने कथन कहे वो बताएंगे पहले फ्रेंड्स आपको। जो भामा ने कहा है लक्षण के लिए, वो कहा है शब्दार्थो सहितो काव्यम। इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, कब शब्दार्थो सहितो काव्यम ये दिया गया है फ्रेंड्स। ये देखिए, शब्दार्थो सहितो काव्यम,
इसको जूम करके दिखा देती हूँ मैं आपको। शब्दार्थों सहित तो काव्यम काव्य अलंकार 1/16 में दिया गया है ये। अतः शब्द और अर्थ दोनों का सहभाव काव्य है। भामा ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में अपने से पहले की 2 विचारधाराओं का उल्लेख किया है। एक विचारधारा अर्थालंकारों को काव्य सौंदर्य का मूलाधार मानती है तथा दूसरी शब्द अलंकारों को, मतलब जो पहले है वो अर्थालंकारों को, दूसरी शब्द अलंकारों को। मतलब शब्दार्थों सहितो काव्यम, मतलब शब्द के साथ जो होता है अर्थ निकले उससे दोनों का ही स्वभाव काव्य माना है उन्होंने। दोनों को मिला के शब्द और अर्थ किसने? भामा ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये पूछा जाता है। मान लो आपको दे देंगे शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये किसने कहा है, ये किसका कथन है, तो आपको ये बताना होगा। इसका मतलब पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे देखिए दोनों विचारधारा काव्य सौंदर्य का आधार अलंकारों में ही खोजती है। अर्थालंकारवादी भामा तथा शब्दालंकारवादी डांडी 2 भिन्न विचारधाराओं की एकता अलंकार युग में प्रस्तुत करते हैं। अर्थालंकारवादियों का मत था कि रूपक उपमा आदि अर्थालंकार ही काव्य शोभा की सृष्टि करते हैं, क्योंकि अर्थबोध के पश्चात उन्हीं से काव्य सौंदर्य की प्राप्ति होती है। भामा का आग्रह भी यही था कि काव्य कृति में रसों गुणों का कितना ही बढ़िया सामंजस्य क्यों ना हो, यदि समर्थ अलंकार योजना नहीं है तो वह उसी प्रकार स्त्री विहीन है जैसे अलंकार विहीन स्त्री। मतलब कि अगर स्त्री ने आभूषण नहीं पहने तो वो जैसी होती है ऐसे ही अर्थालंकार के बिना काव्य होता है। ओके फ्रेंड्स, तो शब्दा अलंकारवादी कहते थे कि रूपक उपमा आदि अर्थालंकार बाह्य प्रतीत होते हैं। काव्य में चमत्कार की सृष्टि तो शब्द सौंदर्य के द्वारा ही की जा सकती है। शब्द सौंदर्य से रहित अर्थ सौंदर्य, चमत्कार की दृष्टि से तो शब्द सौंदर्य से रहित अर्थ सौंदर्य अधूरा रहता है। काव्य में के पठन पाठन श्रवण प्रेषण में सर्वप्रथम शब्द ही हमारे हृदय पर अपना प्रभाव छोड़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था शब्दार्थों सहितो काव्यम जो था भामा ने दिया है ये कथन जो है, तो इसके बारे में बताया गया है। अब ये है जैसे इस अतः उन्होंने अपने लक्षण काव्य लक्षण में शब्दार्थों सहितों में सहितों का विशेष बल दिया है। विशेष बात यह भी है कि भामा ने इस विवाद को और गहराया और काव्यात्मक शब्द में होता है या अर्थ में या दोनों के स्वभाव में। इस विवाद ने इतना प्रबल रूप धारण किया कि आगे चलकर जो है ये पंडित राज जगन्नाथ ने भी उनको भी कहना पड़ा कि रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। अब ये देख लीजिए इन्होंने क्या दिया है, इनका मैं नोट करवा देती हूँ आपको। जगन्नाथ ने, ये नोट कर लो फ्रेंड। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये मैं PDF आपको दे दूँगी, आप पढ़ लेना, लेकिन मेन मैं आपको करा देती हूँ। ये है पंडित जगन्नाथ को भी कहना पड़ा भामा की वजह से कि रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। अब दूसरा ले लेते हैं फ्रेंड डांडी। डांडी ने क्या कहा है? डांडी ने क्या कहा है? शरीरम, ये नोट कर लीजिए फ्रेंड, मैं अंडरलाइन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो ढूंढने में। ओके फ्रेंड्स, डांडी का कथन ये है। ये थोड़ा सा फ्रेंड, चलिए शुरू करते फिर। ये जो डांडी ने क्या कहा है? डांडी ने काव्य के शरीर पर विचार करते हुए कहा है कि शरीर आत्मा दृष्टार्थ व्यविच्छाना पदावली, शरीरता वर्दिष्टार्थ व्यवर्थ छिन्ना पदावली। ये फ्रेंड्स आपको पढ़ना जरूर आना चाहिए, इसी से आपको अर्थ पता चल जाएगा इसका। उनके द्वारा निरूपित शरीरम ताव दृष्टार्थ का तावत शब्द वाक्य अलंकारों के लिए भी प्रयुक्त हुआ। उनका मत है कि केवल उसी शब्द समूह को काव्य शरीर कहा जा सकता है जो काव्य के लिए अभिलक्षित सरसता से युक्त हो और कवि प्रतिभा से युक्त सुंदर पदावली से व्यवच्छिन्न हो। इष्टार्थ युक्त पदावली का अर्थ यह भी है कि ऐसे पदों में योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति आदि विशेषताएं भी विद्वान होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कथन किसने कहा है? शरीरम
ताव दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये डांडी ने कहा है। और शब्दार्थों सहित तो काव्यम जो कहा है ये भावा ने कहा है। ये फ्रेंड्स हर हिंदी के कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। जिस भी कंपटीशन एग्जाम में हिंदी आती है फ्रेंड्स, ये सब पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ, आप जो भी जहाँ भी जिस तरह के आप सिलेबस पढ़ना चाहते हैं हिंदी का, उसमें ये ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए इनको ध्यान से सुनिए और ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। और ये देखिए फिर आगे इन्होंने क्या कहा है, अपने काव्य लक्षण में वे रस वद अलंकार की भूमिका को उपेक्षित नहीं छोड़ते। जाहिर है कि वे काव्य की आत्मा और काव्य शरीर का भेद समझकर काव्य लक्षण में प्रवृत्त होते हैं। और फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है कि किसने कौन से काव्य किसको शरीर को आत्मा माना है डांडी ने, ऐसे पूछा जाता है काव्य की आत्मा किसको माना है। तो ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए और इसमें अच्छे से पढ़ लेना। मैं मेन नहीं कराऊंगी फ्रेंड्स आपको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। शरीर मात्र के स्वरूप का कथन कर रहे थे, किंतु ऐसा नहीं है। उनके कथन में अलंकार के साथ रसापेक्षा भी है। अपने काव्य लक्षण में रस वद अलंकार की भूमिका को उपेक्षित नहीं छोड़ते, वो ये मैं बता चुकी हूँ आपको। और शब्द अलंकार अर्थालंकार के साथ रसवद आदि अलंकार को सम्मिलित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये था डांडी का। अब ले लीजिए आप नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं हम वामन का। वामन ने क्या कहा है, वामन का कथन अभी देख लीजिए। काव्य शब्द में है अपना अर्थ है। इस विषय में वामन को भावे की शब्दार्थों सहित तो काव्यम वाली मान्यता पर कोई आपत्ति नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वामन स्वयं प्रश्नानुकूल भाव से पूछते हैं कि क्या सामान्य शब्द और अर्थ काव्य है। भामा मानते थे शब्द अलंकार और अर्थालंकार में विशिष्ट शब्दार्थ काव्य है। केवल शब्द और अर्थ को काव्य मानना तो प्रचलन है। काव्य शब्दों एवं गुणा अलंकार संस्कृतियों शब्दार्थ यो वर्तते शब्दार्थ मात्र वचनानो गृह्यते काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। ये किसने करी फ्रेंड्स, ये वामन ने। ये देख लीजिए, मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको। जो वामन का है इस पे थोड़ा सा आप जूम करके पढ़ लेना। ये इन्होंने कहा है, अब देख लीजिए। किंतु न कांतपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम उस युग का सर्वमान्य मत था। इस मत के विरोध में खंड होने की क्षमता वामन में नहीं थी। वे यह मानने को विवश थे कि काव्य अलंकार तत्व के कारण ही ग्राह्य है। काव्य ग्राह्यस्थ अलंकार इतना ही नहीं, वे यह भी कह बैठते थे कि काव्य के शोभा कारण धर्म को अलंकार कहते हैं। सौंदर्य अलंकार अलंकृते अलंकर्तारो धर्मा गुणा। काव्य की गहता की सौंदर्य सर्व सगुण अलंकार स अलंकार शब्दार्थ काव्य है। मतलब कि जिसमें कोई दोष ना हो वही काव्य है। ये पूरा का पूरा जो है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, ये वामन ने कहा। इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। अब दूसरा देखिए, शब्दार्थों काव्यम काव्य के लक्षण का विस्तार और विवाद जो इसमें किया गया है। ये फ्रेंड्स मैं आज आपको एक पार्ट करा रही हूँ, यूनिट 3 का 3rd का काव्य लक्षण करा रही हूँ आपको फ्रेंड्स, हर एक में, ये संस्कृत में, पाश्चात्य में और आधुनिक में। अगर टाइम बचा तो आगे कराऊंगी, नहीं तो। अलंकारवादी आचार्य रुद्रट के काव्य का लक्षण किया, ननु शब्दार्थो काव्यम, और अपने लक्षण से भामा के साहित्यों को निकाल दिया। अलंकारवादी जो आचार्य थे रुद्रट, ये रुद्रट का है फ्रेंड्स, नोट कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना इसको। रुद्रट का क्या है, ननु शब्दार्थो काव्यम, मतलब कि इन्होंने भामा का जो है सही तो निकाल दिया और लिख दिया ननु शब्दार्थो काव्यम। अब काव्य चिंतन की पूर्व परंपरा को देखने पर ऐसा लगता है कि रुद्रट के समय तक यह विवाद प्रबल हो गया था कि काव्य शब्द में रहता है तथा या अर्थ में या दोनों में। इस विवाद पर ही निर्णयात्मक स्वर में रुद्रट को कहना पड़ा कि शब्दार्थ निश्चय ही काव्य है। वामन रुद्रट के बाद भी अलंकारवादी शांत नहीं हुए और काव्य लक्षण के निरूपण में समत्कार में शब्दार्थ संबंध के सौंदर्य को काव्य मानने का आग्रह करते रहे। इन आचार्यों में हेमचंद, विद्यानाथ, भागवत, जयदेव आदि ये सारे हैं। इनके लक्षण देख लीजिए, सारे नोट कर लेना फ्रेंड्स, मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको।
इन्होंने सबने ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि इन्होंने क्या लक्षण के लिए क्या कहा, इनको लक्षण की परिभाषा क्या दी इन्होंने, मतलब क्या कथन कहा इन्होंने। जैसे भामा का शब्दार्थ तो सेतु काव्यम है, और डांडी का शरीरार्थ दिष्टार्थ व्यवहार छिन्ना पदावली, और वामन का है काव्य अलंकार काव्य, ये आपको बता ही देता मैंने, गुणालंकार संस्कृतियों काव्य शब्दोष अयम, ये वामन का है। और रुद्रट का है ननु शब्दार्थों काव्यम। ये नोट कर लेना फ्रेंड्स, अच्छे से इनको याद कर लेना, चाहे रट लो इनको फ्रेंड्स। अब हेमचंद ने क्या कहा है, आदौसौ सगुणे अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम काव्यानुशासन। विद्यानाथ ने क्या कहा है, गुणालंकार सहितो शब्दों दोष वंजितो प्रताप रुद्र अशो भूषण। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आप जो थोड़ी सी भी लापरवाही मत करना इनको करने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करा रही हूँ, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वाग्भट का है शब्दार्थों निर्देशो सगुणों प्राह सालंकारो काव्यम काव्यानुशासन। जयदेव ने क्या कहा है, निदोषा लक्षणावती शरीरिति गुणाभूषणा सालंकार रसा नेकवृत्ति वाक्या नाम भाग चंद्रालोक में कहा है। ये इनका जो ग्रंथ है फ्रेंड्स, ये उसमें कहा गया है। ये साथ में इनके ग्रंथ के नाम दिए गए हैं। हेमचंद का जो काव्यानुशासन है, विद्यानाथ का जो है वो प्रताप रुद्र सौभूषण है। ये फ्रेंड्स ये पूछे जाते हैं किसका है, ये किसका है, तो आपको पता होना चाहिए। काव्यम अलंकृतम रसाविंतम कविम कुवेन प्रीतिकृति व विदंती। ये भोज ने कहा है सरस्वती कंठाभरण में। ये पूछा जा चुका है कि ये सरस्वती कंठाभरण किसका है, तो भोज कवि का है। और ये मैं आपको सब पढ़ा भी चुकी हूँ फ्रेंड्स, जो हिंदी साहित्य का इतिहास में पढ़ा है उसको आपने ध्यान से पढ़ा है। तो अगर नहीं पढ़ा है तो जाके जरूर देखिए उन वीडियो को, बहुत सारी वीडियो है वो। रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास मैंने पढ़ाया है आपको, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। इन काव्य लक्षणों से स्पष्ट है कि ये सभी आचार्य भामा और मम्मट के काव्य लक्षण की ही थोड़े बहुत फेरबदल से पुनरावृत्ति करते रहे, मतलब उसी में थोड़ा चेंज करके उन्होंने उसको आगे कर दिया। मौलिकता थी ना कवि काव्य को ठीक से समझने की शक्ति। बाद में अग्नि पुराणकार ने कहा कि ध्वनि वर्ण पद और वाक्य का ही नाम वाङ्मय है, जिसके अंतर्गत शास्त्र इतिहास तथा काव्य का समावेश रहता है। शास्त्र और काव्य में शब्द की प्रधानता होती है, इतिहास में इतिवितात्मकता की, काव्य में आमिधा की का प्राधान्य रहता है, जिसके कारण यह इतिहास और शास्त्र से भिन्न हो जाता है। फिर कवित्व को तो प्रतिभाशाली के लिए भी दुर्लभ है। काव्य लक्षण देते हुए उन्होंने कहा कि जिस वाक्य समूह में एक अलंकार स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो तथा जो गुणों से युक्त और दोषों से मुक्त हो, उसे काव्य कहते हैं। इन आचार्यों ने सोचने तक का प्रयास नहीं किया, महान प्रतिभा दोष मुक्त नहीं हो सकती। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट ले लीजिए, वो आनंद वर्धन है। युग के जो आचार्य है, काव्य लक्षण के संबंध में उन्होंने जो कहा है वो मैं अब बता ही चुकी हूँ आपको। काव्य के शरीर पक्ष तथा बाह्य सौंदर्य को ही प्रधानता दी है उन्होंने। नतीजा क्या हुआ, उन्होंने काव्य के आत्म तत्व अथवा आंतरिक सौंदर्य को की उपेक्षा कर दी, मतलब कि उन्होंने शरीर की बाह्य तत्व को ही उन्होंने जो है प्रधानता दी है, उन्होंने आंतरिक पक्ष को तो छोड़ ही दिया है। अभी देख लीजिए फ्रेंड्स, जो आनंद वर्धन है उन्होंने क्या कहा है। आचार्य आनंद वर्धन ने काव्य की आत्मा किसको माना है, ध्वनि को माना है, क्योंकि उनका जो है वो आपको उनका ग्रंथ पता भी होगा। आचार्य आनंद वर्धन ने काव्य की आत्मा ध्वनि को मानते हुए अलंकार और अलंकार्य की पृथकता घोषित की है। तो ये फ्रेंड्स नोट कर लेना कि किसने किसको आत्मा माना है। काव्य की आत्मा ध्वनि को माना है आनंद वर्धन ने, और वक्रोक्ति ने किसको माना है, कुंतक। इसके बाद कुंतक है फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुंतक ने क्या कहा है, शब्दार्थों सहितो वक्र कविता व्यापार शालिनी बंधे व्यविष्टो काव्यम तदि वहा लादक कारिणी। ये वक्रोक्ति जीवितम इनका ग्रंथ है, और ये इन्होंने इसमें कहा है कुंतक ने। इसको भी अच्छे से स्टडी कर लेना। कुंतक के इस काव्य लक्षण की सीमा यह है कि हमें वक्रोक्ति के विषय में समझना पड़ता है। कुंतक मानते हैं वक्रात्मय कवि कौशल युक्त मर्मस्पर्शी शब्दार्थ काव्य है। यहाँ वक्रोक्ति से तात्पर्य विशिष्ट अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा के भंडार में अनेक शब्द होते हैं, किंतु कवि उसी शब्द का प्रयोग करता है जो उस अर्थ को व्यक्त करने में सर्वाधिक समर्थ हो। काव्यार्थ सहृदय आह्लादवादी कारी स्वस्पंद तथा रमणीय होता है।
अर्थ तथा विवक्षित ध्वनित अर्थवाचक शब्द दोनों ही काव्य के अलंकार्य है। अलंकार नहीं, अलंकार काव्य शोभा के बाह्य उपकरण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया है इसके जो बताया है कि इसके बाह्य उपकरण होते हैं ये, जो शब्द और अर्थ दोनों को अलंकृत कर सकते हैं। इस प्रकार की रचना में अद्भुत सौंदर्य अभिव्यंजित होता है। इस वैधव्य कवि कौशलम तस्य भंगियों व छिणी से जाहिर है कि कुंतक वक्रोक्ति से अभिव्यंजना के सौंदर्य का अर्थ लेते हैं। वक्रोक्ति का एक आत्मिक पक्ष है, वर्ण विषय में नवदीप्ति उत्पन्न करने वाला, और एक बाह्य सौंदर्य पक्ष गुण अलंकार आदि का। वक्रता विचित्र गुणालंकार संपदा का अभिप्राय अद्भुत कला दक्षता से ही है, क्योंकि विचित्र वाविधा वक्रोक्तिर्युच्यते, अर्थात वक्रोक्ति अभिव्यंग और अभिव्यंजक के विभिन्न स्तरों को अपने में अभिभूत करती हुई विचित्र अभिधा अर्थात अभिव्यंजना की सीमा का अतिक्रमण कर जाती है। कुंतक ने वक्रोक्ति के भेदों में वर्ण्य का अभिभाव कर लिया, किंतु बल अभिव्यंजना के कौशल पर दिया। इस प्रकार कुंतक ने काव्य के वर्ण पक्ष पर कम बल दिया और अभिव्यंजना पक्ष पर विशेष बल दिया। ये नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, वर्ण पक्ष पर अधिक बल कम बल दिया और अभिव्यंजना पक्ष पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया, विशेष बल दिया। यही कारण है कि उनकी वक्रोक्ति विषयक अवधारणा ध्वनि सिद्धांत की चेतना वाला विशुद्ध संदर्भ प्राप्त ना कर सकी। अब देख लीजिए मम्मट आगे मम्मट का क्या है, मम्मट का देख लीजिए फ्रेंड्स। मम्मट ने क्या कहा है, तद दोषो शब्दार्थो सा गुणावलंकृति पुनः व्यापी काव्य प्रकाश, इनका ग्रंथ इन्होंने इसमें कहा है। ये नोट कर लेना, ग्रंथ भी साथ साथ नोट करते जाओ फ्रेंड्स। और इन्होंने किसको आत्मा माना है, किसकी, ये भी नोट करते जाओ। जैसे आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा ध्वनि को माना है और उसने शरीर को माना है। डांडी ने, अब नोट कर लेना, देख लेना, आपको मैं बता ही चुकी हूँ। और इसका थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको, जो है मम्मट ने दोष रहित गुण सहित और कभी कभार अनलंकृत शब्द और अर्थमयी रचना को काव्य कहा है। ये मैंने इसका बता ही दिया है आपको। इसमें दोषों के अभाव और गुणों के भाव को प्रधानता प्रदान की गई और अलंकारों को नितांत आवश्यक नहीं माना है, कविता की श्रेणी से खारिज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि अलंकार कविता के लिए आवश्यक नहीं है, जो उनकी चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। इस परिभाषा में ना रस का संकेत है, ना ध्वनि का वक्रोक्ति का, केवल गुण का संकेत है। अब मम्मट का यह काव्य लक्षण जो इतना प्रसिद्ध क्यों रहा, अपनी सरलता के कारण यह लोकप्रिय हुआ। वास्तविकता यह है कि इस पर मौलिकता कम, समझौते की प्रवृत्ति अधिक दिखाई पड़ती है। मम्मट अलंकारवादियों को भी खुश करना चाहते हैं और गुणवादियों को भी। शब्द और अर्थ दोनों मिलकर ही काव्य है, यह कथन भी पुराने विवाद के संबंध का प्रयत्न है। वामन ने दोष त्याग तथा गुणालंकार की बात पहले की है। मम्मट ने रस और ध्वनिवादियों का विरोध भी नहीं किया और रसवाद का समर्थन करते रहे। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। इसमें है आपका विश्वनाथ। जो विश्वनाथ ने, उन्होंने क्या कहा है काव्य के लक्षण के लिए, उन्होंने कहा वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्य रसात्मक काव्यम। इनके फ्रेंड्स मैं बार बार आपको कह रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। और कौन सा इनका ग्रंथ है, साहित्य दर्पण। ओके फ्रेंड्स, साहित्य दर्पण में कहा है इन्होंने वाक्यम रसात्मक काव्यम। साहित्य दर्पण का विश्वनाथ रसवादी का आचार्य थे। ये भी नोट कर लीजिए फ्रेंड कि कौन अलंकारवादी आचार्य है और कौन रसवादी आचार्य है। तो ये विश्वनाथ जो वो रसवादी आचार्य हैं। अर्थात रस युक्त वाक्य काव्य है, सार को गही न रहे थोता दे उड़ाए की नीति को अपनाते हुए आचार्य विश्वनाथ ने काव्यत्व के लिए रसत्व का आधार ग्रहण किया, क्योंकि गुण अलंकार वक्रोक्ति ध्वनि आदि सभी तो रस के पोषक है। रसात्मक वाक्य में शब्द और अर्थ दोनों समाहित है, पर रसात्मक कठिन परिभाषिक अवधारणा है। इस अवधारणा को समझ पाना साहित्य के लिए सहज नहीं है। राजशेखर ने क्या कहा है, अभी देख लीजिए। नेक्स्ट आगे राजशेखर, इसी में है राजशेखर। उन्होंने क्या कहा है, गुणवद अलंकृत चा वाक्य में काव्य मीमांसा इनका ग्रंथ है। ये फ्रेंड्स बार बार पूछे जाते हैं ग्रंथ जो है, जो मैं बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है इनके संस्कृत आचार्य वालों की।
इनको अच्छे से याद कर लेना। उनके जो इन्होंने कथन कहे हैं, जो गुणवद अलंकृत च वाक्यमेव काव्यम, कहीं नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स आपको डिटेल में जो मैं आपको बता रही हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको। अगर ये आपने अच्छे से स्टडी कर लिया तो कोई क्वेश्चन पेपर क्या आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, इनमें से सारा आता है। हाँ, क्वेश्चन पेपर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे क्या कहा गया इसमें, रसयुक्त वाक्य काव्य, ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको, राजशेखर का बता देती हूँ। गुणों और अलंकारों से युक्त वाक्य का नाम काव्य है। जो इन्होंने फ्रेंड्स कही है बातें, मैं उसका अर्थ आपको बता रही हूँ। राजशेखर मानते थे कि अतिशयोक्तिपूर्ण होने से ना तो कोई काव्य त्याज्य होता है ना असत्य है, क्योंकि काव्य में जो अर्थवाद या अतिशयोक्ति होती है उसका समर्थन शास्त्र और लोग दोनों करते हैं। जो लोग काव्य में वर्णित संभोग आदि श्रृंगार में अश्लीलता का अंश पाकर चौंकते हैं, वे भ्रांति में है, क्योंकि काव्य में जीवन की समग्रता को अभिव्यक्ति भी दी जाती है, उसमें संयोग कैसे छूट सकता है। अतः कलावाद की दृष्टि से सलील अश्लील का प्रश्न गलत है। यह भी कहा गया कि विश्वनाथ ने भामह के शब्दार्थों से ही तो काव्यम के स्थान पर वाक्यम रसात्मक काव्यम पद का प्रयोग किया है। ओके फ्रेंड्स, ये राजशेखर ने कहा है, विश्वनाथ ने भामह के शब्दार्थों की जगह उन्होंने क्या कर दिया, वाक्यम रसात्मक कर दिया। वाक्य में काव्य शरीर तथा रसात्मक में काव्य की आत्मा दोनों का समाहार है। यो तो अभिनवगुप्त जो थे उनका रस को ही काव्य की आत्मा माना। किसने, अभिनवगुप्त ने भी रस को क्या माना है, काव्य की आत्मा माना है। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके, किंतु भारतीय काव्यशास्त्र की प्रवर्ती परंपरा में विश्वनाथ को ही रसवाद का प्रतिनिधि समझा जाने लगा। मम्मट की काव्य लक्षण संबंधी मान्यता का खंडन करके उन्हें अपनी बात स्पष्टता से रखनी थी। इसीलिए रसात्मकता के आधार पर काव्य लक्षण प्रतिपादित करने का अर्थ हुआ काव्यात्मकता और काव्यात्मकता दोनों में, काव्यात्मा तथा काव्यात्मकता दोनों में रस के महत्व को स्वीकार करना। विश्वनाथ का काव्य लक्षण रसवाद की इसी महत्व की घोषणा है। ओके फ्रेंड्स, ये विश्वनाथ का भी बता दिया इन्होंने राजशेखर ने, और राजशेखर का मैंने आपको बता दिया है। पंडित जगन्नाथ का देख लीजिए। पंडित जगन्नाथ जी जो वो 17वीं शताब्दी की हैं, ये नोट करते जाना, देख लीजिए। ये जो 17वीं शताब्दी के हैं, काव्य लक्षण की उस पूरी परंपरा पर ध्यान दिया इन्होंने जिस परंपरा में यह पुराना विवाद चला आ रहा था कि काव्य शब्द में होता है या अर्थ में होता है। इस विवाद में पंडित राज बचना भी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने निभ्रांत भाव से कहा कि काव्य शब्द में होता है। रमणीय तार्थ प्रतिपादक काव्य शब्द काव्य, इनका ये कथन है। रमणीयता चलो को तब खुद पढ़ लेना फ्रेंड्स, इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डॉक्टर प्रेम स्वरूप गुप्त ने रस गंगाधर का शास्त्रीय अध्ययन शीर्षक अपने शोध प्रबंध में पंडित राज जगन्नाथ के उपयुक्त काव्य लक्षण पर विचार करते हुए कहा है कि पंडित राज ने यहाँ 3 काव्य लक्षणों को प्रस्तुत किया है, अथवा यो कहिए न्यायिक निरूपण प्रक्रिया को अपनाकर ही काव्य लक्षण को सामान्य, परिष्कृत और निकृष्ट या फलित रूप में प्रस्तुत किया है। यह निरूपण न्यायिक पदावली के प्रयोग से कुछ दुरूह सा हो गया है, अतः उस पर एक व्याख्यात्मक दृष्टिपात की अपेक्षा है। ओके फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट पंडित राज का बताती हूँ। इस लक्षण से जाहिर है कि जो पंडित राज ने कहा है विशेष शब्दवादी है, वो कोई जो है आचार्य रसवादी है और ये क्या है, शब्दवादी है। ओके फ्रेंड्स, अब ये सारे संस्कृत आचार्य आपके हो गए हैं, इनको अच्छे से आप इसे पढ़ लेना। मैंने मेन आपको बता दिया है जो पूछे जाते हैं। कल मैं आपको पाश्चात्य शास्त्र कराऊंगी इसी में काव्य के लक्षण के लिए, और ये आज आपको करा दिया संस्कृत आचार्य का काव्य लक्षण जो है उन्होंने क्या माना है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल फिर मैं आपके लिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र लेकर आऊँगी, उसके बाद जो आधुनिक लेकर आऊँगी, और ये काव्य लक्षण जो आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे काव्य हेतु। ओके फ्रेंड्स, और ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इसको शेयर ज़रूर कीजिए। और जहाँ भी आपका ग्रुप है, जो भी आपका ग्रुप हो या चैनल हो, या मैं कहती हूँ आप फेसबुक पे, सब जगह इसको शेयर कर दीजिए ताकि बच्चों का लाभ हो और इससे आपको भी फ़ायदा होगा। अगर दूसरों के बारे में सोचते फ्रेंड्स तो आपका अपने आप ही आपका भला हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इससे मैं आपको बोलती हूँ कि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसको शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। हाँ, ये बात
मत सोचिए कि आपने शेयर कर दिया और बच्चे पढ़ लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हर बच्चे में काबिलियत होती है और वो हर बच्चा जो है अपने तरीके से पढ़ता है और वो किस तरह से निकाल पाता है, चाहे वो कितने भी करोड़ों बच्चों में पढ़े, वो अपना नेट निकाल ही लेगा, नेट का GRF भी निकाल लेगा। इससे फ्रेंड्स शेयर करते हुए कभी मत घबराइए कि और बच्चे पढ़ लेंगे और हम क्यों शेयर करें। तो शेयर ज़रूर कीजिए, शेयर करने से ही जो है आपको फ़ायदा होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर इस तरह सब करने लगे तो कोई किसी को पढ़ाएगा ही नहीं फ्रेंड्स। अगर आप ये अपना सेल्फिशनेस को अपनाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, आपका भला नहीं हो पाएगा। इससे सबके बारे में सोचेंगे तो आपका भला हो पाएगा। और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, स्टडी करते रहिए, पेपर जब भी हो। मैं तो कहूँगी आपके लिए बहुत अच्छा हुआ जो आपका पेपर पोस्टपोन हो गया, क्योंकि आपका और भी सिलेबस में आपको पूरा सिलेबस करा पाऊँगी फ्रेंड्स। और जितना भी सिलेबस में कराऊँगी आप उसको अच्छे से स्टडी कर लेना। और आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको जो है नेट निकाल ना पाए, या जिसको नेट चाहिए वो नेट निकाल पाएंगे और जिसको GRF चाहिए वो GRF भी निकाल पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है फ्रेंड्स तो उनको लाइक शेयर जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बाय फ्रेंड्स, तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।